की चाय पीते पीते मेरे जहन में एक सवाल आया है कि आज के दौर में अगर कोई भी टीम बनानी हो किसी भी फॉर्मेट में, तो क्या हम बिना विराट कोहली, बिना रोहित शर्मा, बिना जसप्रीत बुमराह, बिना मोहम्मद शमी के कोई टीम बना सकते हैं? और ये एक ऐसा सवाल था जो बार बार मेरे जहन में इसलिए आ रहा था क्योंकि आईपीएल सीजन 14 जो स्थगित किया गया, उसमें कई ऐसे सितारे निकलकर सामने आए जिनका प्रदर्शन देख के शायद जरूरत नहीं लगी कम से कम T20 फॉर्मेट में कि हम इन बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करें। अब बड़ा सवाल यही जहन में है कि 29 मैचेस जो आईपीएल सीजन 14 में खत्म हुए, अगर उनमें से अगर हमें बेस्ट 11 चुनना हो तो फिर वो बेस्ट 11 क्या होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब आज हम अपने इस स्पेशल एडिशन में लेंगे। खेल नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ निखिल चोपड़ा है, पूर्व क्रिकेटर और इस समय आईपीएल में कमेंट्री करके लौटे हैं, दिल्ली से वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ हैं। और टीम पे पूरी बात करें उससे पहले निखिल भाई, सवाल तो यही जहन में आता है कि आज के दौर में अगर किसी भी फॉर्मेट में कोई प्लेइंग 11 चुनना हो, तो क्या आपको लगता है बिना विराट कोहली, बिना रोहित शर्मा, बिना जसप्रीत बुमराह के हम प्लेइंग 11 चुनने की स्थिति में हैं? देखिए, मजे की बात यह है कि जिस तरीके से इस साल आईपीएल हुआ, मैं मानता हूं अगर पूरा होता तो ये मेरे लिए सबसे बढ़िया आईपीएल का सीजन होता पिछले 13 सीजन के कंपैरिजन में। क्योंकि राजीव भाई, इस बारी ना न्यूट्रल वेन्यूज में खेला जा रहा था, तो हर टीम की डेप्थ का इस्तेमाल होगा। चेन्नई जहां पे मुश्किल हो रही थी बैट्समैनों को, स्पिनर्स का बोलबाला था, फास्ट बॉलर्स को मजा आ रहा था, ये उंगलियां फेर के कटोरी चला चला के कि बैट्समैन को दिक्कत हो रही थी। और वहीं आप जब दिल्ली आते हैं तो फिर बॉलर्स को दिक्कत हो रही थी। और फिर आप इसके बाद बैंगलोर जाने वाले थे, कोलकाता जाने वाले थे। तो बतौर खिलाड़ी, टीम के साथ साथ बतौर खिलाड़ी, अगर आप एक गेंदबाज है या बल्लेबाज है, आपको पता है कि गुरु ये 4-5 मैच जो है ना मुश्किल विकेट पे निकालो, अपना हिसाब किताब ना अगले वेन्यू में पकड़ा जाएगा। तो वो कॉम्बिनेशन, जीत कहाँ होती है? जीत पहले होती है जब आप अपने 11 चुनते हैं। वो कॉम्बिनेशन सही बिठाना बहुत जरूरी है। और आप 4 कौन से ओवरसीज खिलाड़ी खिलाएंगे? इसीलिए हमने बहुत सी बारी देखा था कि बहुत टीम जो है वो 3-3 ओवरसीज प्लेयर खिला के अपना काम चला रही थी। इससे पता चलता है कि उनकी टीम में ना भारतीय खिलाड़ियों की डेप्थ थी। तो मेरे लिए तो सबसे बढ़िया सीजन यही था। लेकिन निखिल भाई, आपके सामने और राजकुमार सर के सामने आज मैं चैलेंज यही रखूंगा। एक तो आपको अपनी 11 चुननी है आईपीएल सीजन 14 से, और उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि बिना किसी ओवरसीज प्लेयर के, यानी कि आपको 11 चुनने हैं भारतीय। तो ये बड़ा चैलेंज होगा। और मेरे जो तमाम दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी कागज में लेके बैठ जाएं, वो भी अपनी 11 बनाएं और वो हमें भेजें हमारे जीमेल के अकाउंट पे, हमारे तो हम ट्विटर अकाउंट ओवरसीज पे। प्लेयर नहीं बना रहे ना? नहीं, हम ओवरसीज नहीं रखेंगे, इसलिए हम तो तभी तो मजा है कि ओवरसीज ना अच्छा, रखा जाए। ठीक तो ठीक। राजकुमार सर को भी ये चैलेंज है। लेकिन राजकुमार सर, वही सवाल मैं टीम पे बातचीत शुरू करूं, क्या कभी हम मतलब आज के दौर में हम सोचने की स्थिति में है कि हम ये विराट कोहली, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे बड़े नामों के बिना एक ऐसी प्लेइंग 11 खड़ी करें जो विदेशी टीमों को कड़ी टक्कर दे सके? नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं 20 साल से दिल्ली की सिलेक्शन कमेटी में बैठता हूँ एज ए कोच या एज ए सिलेक्टर। और हमेशा से ये होता है कि जो सर्टेनिटीज हैं वे पहले उनका नाम लिख लीजिए, जो सर्टेन है, जो जिनका नाम पक्का है वो आप जरूर एक साइड में लिख लीजिए। उसके बाद जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे, 2-3 प्लेयर रहते हैं हमेशा जिनका की नाम उन पे डिस्कशन होता है। लेकिन अब हालात ये है प्रेजेंट परफॉर्मेंस देखकर, इस बार की परफॉर्मेंस देखकर, कि हम इतने बड़े प्लेयरों पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और शायद सही भी है कि हम एक यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप डिजर्व करते हैं। नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है राजकुमार सर यहाँ पे। यहाँ तो आप और निखिल भाई के बीच में मैं एक सिलेक्शन कमेटी बैठा रहा हूँ जो आपस में बातचीत करके ये तय करेगी कि आपकी 11 क्या होने वाली है। और देखिए, वो तो ऑल सीजन स्टार है, उनके बारे में वो नहीं कर सकते। लेकिन आईपीएल सीजन 14 में जो हमने देखा, और एक्चुअली जो परफॉर्मेंस के लिहाज से जब टीम चुनने बैठेंगे तो क्या हम उनको जगह दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैंने अपने फैंस जो है, हमारे क्रिकेट फैंस हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी हम चैलेंज दे रहे हैं कि वो अपनी 11 बनाए, इन देसी 11 बनाए, उसमें कोई विदेशी ना हो। और फटाफट हमें ट्विटर पे भेजें, फटाफट हमारे फेसबुक अकाउंट पे भेजें, और फटाफट अगर खेल नीति pod @gmail.com पे भी अपनी टीम वो भेज सकते हैं। तो निखिल भाई, अब चर्चा शुरू कर लेते हैं। और चर्चा कहते हैं हमेशा नींव अच्छी तो इमारत बुलंद।
तो नींव रखने के लिए अगर ओपनिंग बैट्समैन की बात की जाए, मैं भी एक नोट करता जाऊंगा आप लोगों की टीम। हाँ। तो वो कौन से दो ओपनर्स होंगे जो आईपीएल सीजन 14 का परफॉर्मेंस देख के आप रखेंगे? मैं तो राजू भाई, अब क्योंकि अब आप जिसको कहते हैं ना सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर हो गए हैं, तो राजू भाई और हम बात करते हैं। मैं रखूंगा शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के साथ। जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी की है, शिखर धवन ने 8 इनिंग में 380 रन बनाए हैं राजू भैया। जी जी बिल्कुल। 54.3 की उनकी औसत है, स्ट्राइक रेट 134 का है, 3 अर्धशतक। और लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन हमारा छोटा पटाखा पृथ्वी शॉ ने 8 इनिंग में 308 रन बनाए हैं, चाहे 39 की औसत है, लेकिन स्ट्राइक रेट का मजा देखिए, 120 गेंदों के फॉर्मेट में 166 का उनका स्ट्राइक रेट है, और उन्होंने भी 3 अर्धशतक। तो ये दोनों ठीक है राजू भाई? बिल्कुल निखिल, हम लोग इकट्ठे काफी समय दिल्ली की टीम बनाते रहे हैं और एक ही पेज पर रहे हैं अक्सर। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर प्रेजेंट फॉर्मेट में देखें किसी भी टीम का, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन उभर कर आया है। और यहाँ पर यूथ भी है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है शिखर धवन का, और जिस तरह की बल्लेबाजी पृथ्वी शॉ ने की है वो 100% डिजर्व करते हैं इस टीम में। और साथ साथ एक्सपीरियंस और राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन दोनों बनता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन आगे चलते हुए निखिल, मैं एक बात कहूंगा कि हमें मिडिल ऑर्डर ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं। जितने भी बल्लेबाज जिन्होंने परफॉर्म किया है वो ज्यादातर ओपनर्स हैं, तो हमें उन लोगों को फिट करना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में, उन्हें मनाना पड़ेगा कि आप मिडिल ऑर्डर में खेलिए, क्योंकि आपकी ओपनिंग में जगह नहीं बनती। तो चलिए, ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय, खेल नीति की सिलेक्शन कमेटी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को दरकिनार कर दिया आईपीएल सीजन 14 से। ये बड़ी खबर मैं इस समय खेल नीति पे दे रहा हूं। अगर ये शायद शो टीवी पे जा रहा होता तो कुछ इसी तरह से हमें अनाउंस करना पड़ता। खेल नीति की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने बड़ा फैसला किया है। आईपीएल सीजन 14 में ओपनिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को ड्रॉप करने का काम किया है राजकुमार शर्मा जी और निखिल चोपड़ा ने। अब बताइए इसका, ये ब्रेकिंग न्यूज पे एक्सपर्ट कमेंट निकल पाएगा? ये बिल्कुल सही समय पे सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है। इंडोर्स लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते। लेकिन अगर राजकुमार जी ऑन सीरियस नोट पूछे, क्या इतना खराब किया रोहित और विराट ने कि मतलब वो जगह नहीं बना पा रहे, या बहुत अच्छा कर दिया पृथ्वी और शिखर ने इसलिए उनकी जगह नहीं बन रही? राजीव, मैं कहूंगा कि इन लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा मैं, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन को, कि इन्होंने बहुत धमाकेदार बल्लेबाजी की है। और शायद ये एक ऐसा स्टार्ट है जो भारतीय टीम को चाहिए, जो T20 क्रिकेट में भारतीय टीम को नहीं मिल रहा। जो हम एक देख रहे हैं कि एक ऐसा स्ट्राइकर हो जो 140-150 की स्ट्राइक रेट से ओपन करे, तो वो वहां पर पृथ्वी शॉ बहुत अच्छे से फिट हो रहे हैं, और साथ साथ उनको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं शिखर धवन। तो मेरा मानना है, देखिए वो दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा उंगलियां नहीं उठाई जा सकती, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म को देखते हुए और इन लोगों की परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्लेयर है इस समय ओपन करने के लिए भारत के लिए। निखिल भाई, आपके पास क्या एक्सक्यूज है इस समय कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ना चुनने का? देखिए राजीव भाई, क्योंकि पहले मुंबई इंडियंस चेन्नई में खेल रही थी, ऑब्वियसली तो टॉप हाफ में रन नहीं बना पा रहे थे, पर यंगस्टर्स ने अच्छा किया, उसकी एक सोच है। मैंने तो अपनी टीम में रोहित को 3 नंबर पे रखा हुआ था, कप्तान भी बनाया हुआ था। अच्छा। उसका एक कारण ये था क्योंकि जिस तरीके से वो गेम चला रहे थे, लेकिन अगर हमने सिर्फ यंगस्टर्स और जिसको कहते हैं ना एक्स फैक्टर प्लेयर्स, ये 29 मैचेस में किनका बोल बाला रहा है उन खिलाड़ियों को चुनेंगे, इसलिए उनको बाहर रख रहे थे। और मुझे लगता है कि विराट कोहली भी इस सीजन में, मजे की बात देखिए, वो भी खुद बतौर खिलाड़ी और कप्तान खुश होंगे कि उनका बल्ला उस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से वो पिछले 13 सीजन में बोल रहा था, लेकिन फिर भी पॉइंट्स टेबल के टॉप पे थे। तो वो खुश होंगे कि टीम जो है वो उनका वो बल्ला ना बोलने के बावजूद भी इतना अच्छा कर रहा था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अच्छा कर रहे थे, एबी डिविलियर्स अच्छा कर रहे थे, देवदत्त पडिक्कल कर रहे थे। तो वो एक तरीके से वो बैटिंग के गोंद है जो पूरे बैटिंग ऑर्डर को जोड़ के रखती है। लेकिन कई बारी जिम्मेदारी की वजह से और कुछ चेन्नई की विकेटें ऐसी थी कि उनका बल्ला उस तरीके से नहीं बोल पाया जिस तरीके से हम आदी हैं। तो कुछ यंगस्टर्स को भी मौका देना चाहिए। निखिल, मैं कई बार चाहा कि मैंने उसको बोला भी कि आप 3 नंबर खेल लीजिए, वो तुम्हारा बेस्ट स्लॉट है। कहता नहीं, मेरे रिकॉर्ड्स ओपन में ज्यादा अच्छे हैं, मैं ओपन नहीं करूंगा। लेकिन उनको पता नहीं था राजकुमार जी कि आप खेल नीति की सिलेक्शन कमेटी में बैठेंगे और आप ड्रॉप कर देंगे, नहीं तो नंबर 3 पे ही बल्लेबाजी करते। अभी ओपनिंग स्लॉट में जगह नहीं थी। लेकिन वापस नंबर 3 पे आए, कहते हैं बल्लेबाजी की बैकबोन होती है नंबर 3। अब यहाँ पे ऑप्शंस ये है कि आप के राहुल यहाँ पे ले आए निखिल भाई, या संजू सैमसन जिन्होंने नंबर 3 पे अच्छा किया है,
इसके अलावा आपके जहन में क्या ऑप्शन आ रहा है, आप बताएं तो मैं फिर उसके बाद राजकुमार सर के पास चलते हैं। देखिए, रोहित शर्मा मैं समझ सकता हूँ बतौर ओपनर उन्होंने अगर 250 रन बनाए हैं, संजू सैमसन ने 277 रन बनाए हैं, राहुल त्रिपाठी ने 187। संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि आप उनको 3 नंबर पे जरूर खिला सकते हैं, पर विकेट कीपर और फिनिशर के रोल में मैं ऋषभ को रखूंगा। तो फिर आप कितने विकेट कीपर रखना चाहेंगे, या राजू भाई, या फिर हम केएल राहुल को देखें? ये आपके पास मेरा मानना है निखिल की केएल राहुल बेस्ट सूट करते हैं, और अगर रोहित को हम नहीं ले रहे हैं, विराट को नहीं ले रहे हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन है कप्तानी करने का भी। और 3 नंबर पर वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उस रोल में भी फिट होते हैं एज ए ओपनर अगर जल्दी कोई आउट होता है, और अच्छे स्ट्राइकर हैं। तो मेरा 3 नंबर पर मैंने केएल राहुल को ही रखा है। 3 तो नंबर। ये क्या आप दोनों सेलेक्टर्स की चॉइस है के राहुल? तो मैं उसको क्योंकि टीम में लगातार नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या हमारे जो एक क्योंकि हम सीनियर्स को नहीं रख रहे, रोहित को विराट को नहीं रख रहे, एक और विकल्प आउट ऑफ द बॉक्स राजू भैया सोच सकते हैं, जिस तरीके से गेम चलाते हैं सूर्य कुमार यादव। मेरी टीम में है निखिल, वो मैंने रखा हुआ है उनको, लेकिन उनका परफॉर्मेंस तो नहीं है। हम नाम पे जा रहे हैं, फिर तो मैं सवाल खड़े करूंगा कि हम नाम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। राजीव, लेकिन हमारे पास मिडिल ऑर्डर में और कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो सूर्य कुमार यादव को मैंने भी अपनी टीम में रखा हुआ है कि वो नंबर नहीं। तो नंबर 3 पे आप लोग किसको खिला रहे हैं, वो चॉइस बताएं फिर। मेरा मानना है कि केएल राहुल नंबर 3 खेलें। हाँ, तो चलिए नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। नंबर 4 पे आप किसको देख रहे हैं? नंबर 4 पे ऑप्शंस में से संजू सैमसन को भी आप नीचे रख सकते हैं एज अ बैट्समैन, विकेट कीपर, और ऋषभ पंत है आपके पास नंबर 4 मेरा मानना है कि ऋषभ पंत बेटर रहेंगे, क्योंकि वो गेम बहुत अच्छे से चला रहे हैं, बहुत अच्छी ऋषभ फॉर्म में है। बिल्कुल। नहीं तो आप संजू सैमसन को ड्रॉप करने की वजह भी तो बतानी पड़ेगी। नहीं, ड्रॉप नहीं कर रहे हैं उनको, हम टीम में खिला रहे हैं, हम उनसे दूसरा एक रोल प्ले कराएंगे फिनिशर का, और हो सकता है कि शफल करें अगले मैचेस में अगर जरूरत पड़े तो। ये खेल नीति 11 को मैचेस खिलाएंगे जरूर, डोंट वरी। बिल्कुल खिलाया जाएगा, बिल्कुल। और ये वर्ल्ड 11 से इसको खिलाएंगे हम लोग, क्योंकि ये बड़ा सीरियस डिस्कशन है, क्योंकि अभी तक तमाम बड़े नाम आ नहीं पाए हैं, जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में नंबर 4 ऋषभ पंत आप दोनों लोगों ने सेलेक्ट किया है। नंबर 5 पे आप किसको देख रहे हैं? मेरा मानना है निखिल सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जो गेम अच्छे से चलाते हैं, तो नंबर 5 पर हम उन्हें यूज कर सकते हैं। जी, मैं उनको इस्तेमाल जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि एक यंगस्टर के रूप में देख लीजिए, अभी अभी वो भारत के लिए खेले थे, और एक खिलाड़ी जो इतने सीजन से कुछ करता आया है, तो उनको उनका ड्यू देने को देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने रन बनाया, मुश्किल स्थिति हो, जैसी मर्जी स्थिति हो, वो एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा परफॉर्म करता। तो संजू सैमसन की जगह आप लोग चाह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को जगह दी जाए नंबर 5 पर। नंबर 5 पे सूर्य कुमार यादव। अब यहाँ से थोड़ी लड़ाई टफ हो जाएगी, क्योंकि ऑलराउंडर्स भी आपको रखना है, और आपने एक तरह से 3 विकेट कीपर टीम में चुन लिए हैं। यहाँ पर के राहुल भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, और इसके अलावा आप संजू सैमसन पे जिस तरह से आप दोनों लोग कह रहे हैं। निखिल भाई, क्या संजू सैमसन इतने नीचे बल्लेबाजी कर पाएंगे? क्योंकि हमने जो देखा आईपीएल सीजन 14 में, वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे, और पावर प्ले का भी फायदा उठा रहे थे, और कुछ मैचों में उन्होंने मैच को फिनिश भी किया जब उन पे सवाल खड़े हुए। तो क्या नंबर 6 पे संजू सैमसन आइडियल चॉइस होंगे? देखिए, 6 नंबर पे आपको आइडियली तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो 10 बॉलों में आपको 25-30 रन बना दे। क्योंकि 6 नंबर 7 नंबर के बैट्समैन को तभी बारी आती है, या तो बहुत अच्छा दिन चल रहा हो तो आपको 10-11 गेंदें मिलेंगी, और जब बहुत खराब दिन चल रहा हो टीम का तो 50 पे 5 लगे होंगे, तो उसको प्रेशर भी अब्सॉर्ब करना है, और साथ में उसके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि एट विल वो फास्ट बॉलर को, क्योंकि जब 10-12 गेंदें रह जाती हैं तो फास्ट बॉलर को वो चौके एट विल मार सके, और वो काबिलियत जो है वो संजू सैमसन रखते हैं। राजू भाई ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और वो कैपेबल है मैच फिनिश करने के, क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने दिखाई है 2 मैचेस जिस तरह उन्होंने फिनिश किया, अपने स्ट्रोक्स को पहले कंट्रोल किया, पहले वो जाते ही स्ट्रोक्स खेल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कैप्टन वाली नॉक खेली और जिस तरह मैच जिताया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ कि मैच जिताने की, लाइक अ फिनिशर। तो आई थिंक वी पुट हिम इन दैट रोल। तो संजू सैमसन को भी हमारे दोनों सेलेक्टर्स ने जगह दी है, लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा यहाँ पे चेंज है। नंबर 6 पे वो खेलेंगे खेल नीति 11 के लिए। लेकिन मेरे पास जो फैंस की टीम आई है राजकुमार सर, बड़ा सरप्राइजिंग उसमें एक तो सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं अभी तक मैं जो देख रहा हूँ,
और नंबर 6 पे सरप्राइज करते हुए रविंद्र जडेजा को रखा है यहाँ पे लोगों ने। अब आप तो वो हमारे लिए हमारा हमारे लिए नंबर 7 है। अच्छा, वो सात नंबर नंबर 7 है। 7 है। लेकिन वो हमारी टीम है। इस टूर्नामेंट में निखिल भाई एज अ बैट्समैन उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट खासतौर से की। हर्षल पटेल को जो इन्होंने 37 रन मारे, वो एक इमेज चेंजिंग लग रहा है परफॉर्मेंस आईपीएल सीजन 14 में रविंद्र जडेजा के लिए। मेरे को लगता है जो उनकी काबिलियत है और जो उनकी प्रतिभा है इस सीजन बतौर बैट्समैन, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने राजीव भाई न्याय दिया जी। क्योंकि खास तौर से एंड में आके उस अंदाज से बैटिंग करना, वो छक्के लगाना। एक समय आ गया था कि हर्षल को शायद आइडिया नहीं लग रहा था कि मैं इनको कहाँ बॉल डालूं, और वो तब चलता है जब बैट्समैन जो है एक कदम आगे रहता है बॉलर से कि वो कहाँ डालने वाला है, वो एंटिसिपेशन रहती है। तो वाकई काबिल तारीफ है और खुशी इस बात की है कि इतने साल उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेला है और वो बिल्कुल उनका रूप एक तरीके से लेफ्ट हैंडर का रूप धारण करके चल रहे थे जो महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, कि वो बैट बॉलर से एक कदम आगे रहते हैं कि कहाँ पे बॉल डालने वाला है, क्या फील्ड है, वो तैयार रहते हैं और बॉल को एक आसानी से बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक रहे थे। तो मैं मानता हूं कि उनका भी बड़ा योगदान है। पर खुशी इस बात की है रविंद्र जडेजा अंत में बतौर बैट्समैन भी वो जौहर दिखा रहे हैं जो हम सब जानते हैं उनमें वो प्रतिभा थी। और बीइंग अ सेलेक्टर राजकुमार जी, क्या आपकी निगाहें उनकी फिटनेस पे भी रही होंगी, क्योंकि एक लंबे समय से मैदान से दूर थे। इस आईपीएल सीजन 14 से वो वापसी कर रहे थे और बहुत कमाल की वापसी की, ना सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि बॉलिंग जिस तरह की उन्होंने की, खासतौर से आरसीबी के खिलाफ मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स का विकेट जिस तरह से उन्होंने निकाला, लेग स्टंप से बॉल, ड्रीम बॉल जो टर्न हुआ, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल एज अ पैकेज रविंद्र जडेजा को आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी? राजीव, वो मैं कहूंगा कि इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। अगर आप उनकी बल्लेबाजी जो उन्होंने जौहर दिखाया है इस बार, वो शायद कमी कहीं ना कहीं दिखती थी उनकी जो ऑलराउंडरशिप में। गेंदबाज वो हमेशा से बहुत ही शानदार रहे, रिस्ट्रिक्ट किया है उन्होंने हमेशा से ही अपोजिशन को, भले किसी भी फॉर्मेट में वो खेलते हो। और फील्डर मुझे लगता नहीं कि उनके जैसा कोई फील्डर है भारतीय टीम में, या अभी तक मतलब इस समय जो भारतीय पूरा लॉट है उसमें उनसे बेहतर कोई फील्डर भी नहीं है। तो कुल मिला के एक बेस्ट मैं कहूँगा इस समय हमारे पास ऑलराउंडर है वो, उनमें और हार्दिक पांड्या में ही एक कंपटीशन में कहूँगा ऑलराउंडर में है हार्दिक, क्योंकि गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर। तो मेरा मानना है कि रविंद्र जडेजा इज द आइडल नंबर 7 प्लेयर फॉर इंडिया, एंड आई थिंक वो वर्ल्ड कप में भी इसी नंबर पे आपको खेलते दिखेंगे। निखिल भाई, एक सवाल और ज़हन में आता है जो इस साल का परफॉर्मेंस देख के, कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कुछ अलग ही रविंद्र जडेजा को रोल मिल जाता है। अब बैटिंग इस सीजन में उनको ऊपर कराई गई, तो क्या खेल नीति में हम थोड़ा शफल कर सकते हैं उनको बैटिंग में थोड़ा ऊपर भेज के? लेकिन फिर प्रॉब्लम आएगी कि आपने इतने ज्यादा प्योर बैट्समैन रख लिए कि नीचे नहीं खिला सकते उनको। तो क्या आइडियल ये स्लॉट होगा? और विराट भी, जैसे राजकुमार जी कह रहे हैं, विराट भी टेम्प्ट होंगे कि उनको एक फिनिशर की भूमिका दी जाए आने वाले टाइम में जब भारतीय टीम बने तो? राजीव भाई ये बताइए, खेल नीति की टीम जीतनी चाहिए या हम सबको बैटिंग करानी जरूरी है? नहीं नहीं, जीतना जरूरी है। तो फिर देखिए ना मजा, 120 गेंदों का फॉर्मेट है गुरुजी। जब ऊपर से सबने संभाल लिया तो नीचे वाले, जब रविंद्र जडेजा जो काम कर सकते हैं, जो हमारे बड़े बड़े हिटर्स हैं, उनको मौका दिया जाएगा। अंत में आप टीम बनाते इसीलिए है ना कि अगर मान लीजिए सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, कौन सा खिलाड़ी मेरा क्या रोल अदा करेगा, बॉटम लाइन हमारे को वो 2 अंक या हमको वो मुकाबला जीतना है। तो उस लिहाज से तो बढ़िया टीम है। कई बार बैट्समैन की बैटिंग नहीं भी आती तो चलता है, डेविड वार्नर से पूछिए ना, 57 गेंदे खेल के 50 रन बनाते हैं। तो बाकी जो है वो खिलाड़ी इस्तेमाल ही नहीं हो पाते और डगआउट में बैठे बैठे यूज हो जाता है। हमारी टीम में जो है, आपको भैया 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने, नहीं बनाते तो वापस डगआउट में वापस आ जाइए। हमारे पास खिलाड़ी हैं जो आपकी जगह लेके उस अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो जीतना जरूरी है 120 गेंदों के फॉर्मेट में। बिल्कुल राजकुमार जी, अब आ जाते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे किसको रखना चाहेंगे आप? राजीव, मैं ये 8 नंबर अभी छोड़ना चाहूंगा और मैं नंबर 11 से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि टीम के नहीं, हम आएंगे 8 नंबर। चलिए निखिल भाई से पूछ लेते हैं। निखिल भाई नंबर 8 बताएं। नहीं, हम आएंगे 8 नंबर पर। मैं नंबर 11 से अब शुरू करना चाहूंगा कि हमारे नहीं, मैं बता दूं तो फैंस ने नंबर 8 पे किसको चुना है? फैंस ने यहाँ पे चुना है अक्षर पटेल को। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना चाहते हैं। नहीं सुनो, मेरी हाँ मैं बोल देता हूँ। अरे भाई 4 खिलाड़ी हैं, आप 3 फास्ट बॉलर रख लीजिए, एक राहुल चहर हो गया आपका। राहुल चहर पे अग्री? मेरा मानना है कि राहुल चहर या 4 जगह बच रही है कृणाल पांड्या में से।
कृणाल पांड्या, बिकॉज निखिल क्या है कि हमारे जो तीनों फास्ट बॉलर हैं जो मैंने अपनी टीम में रखे हैं, वो तीनों ही सिर्फ फास्ट बॉलर हैं, वो ऑलराउंडर्स नहीं है। अच्छा तो चलिए टेल पहले बहुत फास्ट बॉलर्स में ही कर लेते हैं बात। चलो। फास्ट बॉलर्स कौन होंगे निखिल भाई आपके? हर्षल पटेल, ठीक है 17 विकेट। जी उसके बाद आप लगा लीजिए आवेश खान। जी। उसके बाद आप लगा लीजिए हमारे पास सीनियर को रब रख नहीं रहा, दीपक चहर। राजू भैया यहाँ पर निखिल मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ। एक में मुझे अपनी टीम में मैच जिताने के लिए जो 100% श्योर है, बुमराह को रखना ही होगा नंबर 11 पर। अरे सीनियर रख ही नहीं रहे। नहीं ये तो परफॉर्मेंस के लिहाज से रखने, सीनियर और उसकी बात नहीं है निखिल भाई, नहीं, परफॉर्मेंस के लिहाज से हम परफॉर्मेंस पे जा रहे बुमराह तो हमें रखना ही होगा, क्योंकि अगर मैच जिताना है लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए तो वो बुमराह ही बचाएगा। राजू भैया, लेकिन आप जो फैंस की टीम है निखिल भाई, मेरे को टीम में नहीं रखा। निखिल भाई जो फैंस की टीम है उसमें जसप्रीत बुमराह को नहीं जगह है, उसमें सिराज खान को जगह दी गई है। आवेश खान और आपके हर्षल पटेल तो है, उनके साथ सिराज खान है, जसप्रीत बुमराह को नहीं। अब आप लोग बताएं कि मेरा मानना है कि मैं सिर्फ हर्षल पटेल की जगह बुमराह चाहूंगा और मोहम्मद सिराज और आवेश खान दोनों रहेंगे। ये 3 फास्ट बॉलर हैं। हर्षल पटेल ने वो 37 विकेट टेकर है जरूर, लेकिन 17 विकेट है राजू भैया उसकी। नहीं मैं मान रहा हूँ निखिल, लेकिन यहाँ पे जो रोल बुमराह प्ले कर सकते हैं, हर्षल को भी सीखना है और वो सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन फिर तो वही फिर तो नाम पे जा रहे हैं राजकुमार, फिर तो विराट कोहली को ले आइए, फिर तो रोहित शर्मा को ले आइए। एक ऐसा परफॉर्मेंस में जाना है, परफॉर्मेंस है नहीं जसप्रीत बुमराह की सीजन में। नहीं देखिए वो ग्रेजुअली, और आखिरी मैच में बड़ी मार भी पड़ी उनको, ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हुए नजर आए हैं वो। और एक ऐसा गेंदबाज है जिसको कप्तान को चाहिए कि आप बड़े मैच में सामने ये निखिल भाई आप तय करें। नहीं राजू भैया, फिर तो हमारे को रोहित को बीच में रखना होगा, फिर हम विराट को रख सकते हैं। हाँ, केएल राहुल को, क्योंकि उसके रोहित के 250 रन है, उसने तो परफॉर्म भी किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि यंगस्टर्स, और ये यंगस्टर्स की खेल नीति की टीम मैं बताता हूँ राजीव भाई, ये टीम आप जो बनाओगे ना, तो जो अगला बड़ा ऑप्शन होगा, ये सारे खिलाड़ियों को देखना कि कितने पैसों में जाते हैं। खेल नीति के जितनी, और ये सेव करके रखेंगे हम ये टीम। हाँ, ये सेव करके रखेंगे। नहीं, इन प्लेयर्स को बता दीजिएगा कि हमने आपका रेट बढ़ाया है, हम लोगों ने आपको सेलेक्ट करके। नहीं राजू भैया, परफॉर्मेंस पे चलो। हर्षल पटेल 17 विकेट, आवेश खान डेफिनेटली 14 विकेट, सिर्फ परफॉर्मेंस पे जाओ। आई गो विद यू। अब नंबर 8 एक स्लॉट रह गई है वहां पर। नहीं एक हमारा तीसरा फास्ट, अभी 11 भी रह रही है। दीपक चहर आपने रखा है, अब दीपक चहर रखना है, सिराज खान। हाँ, सिराज को रखो फिर। मोहम्मद सिराज, आवेश खान और हर्षल पटेल। ठीक है, सिराज हो गया जी। अब आप आ जाओ। अब आपके पास 12 भी चुन लीजिए ना, एक 12वां चुन के देना हम आते हैं। चलिए 12वां आप लोग 8 नंबर पे आपके पास स्पिनर्स में जो है राजू भैया, जिसकी सबसे ज्यादा विकेटें हैं, 7 की इकोनॉमी है, 11 विकेटें हैं 7 मैचेस में, दैट इज राहुल चहर जी। और 2 दफा उसने 3 विकेटें निकाली हैं, और 2 दफा मतलब फंसा हुआ मैच उसने मुंबई को जिताया हुआ है। राहुल चहर ऑन प्योर परफॉर्मेंस 11 विकेटें किसी स्पिनर की नहीं, वो ठीक है, लेकिन अक्षर पटेल को भी आप ऐसे वो नहीं कर सकते। तो वो अच्छा प्लेयर है, तो उनको है और बल्लेबाजी में भी डेप्थ देता है टीम को ना, वो अच्छा छक्के मार सकता है आके। तो राहुल चहर को हम 12th मैन रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द विकेट। वो ये हमारे 12 हो जाएंगे। ठीक है डन। अक्षर पटेल आ गया आपके यहाँ पे, और नीचे राहुल चहर आ गया। ये लीजिए, बन गई टीम। 12 हो गए ना, ये आ गए आपके राहुल चहर। अब मुद्दा आता है यहाँ पे, शुरुआत कर लेते हैं कप्तान की। नहीं कप्तान की नहीं करेंगे निखिल भाई, पहले तो ये करेंगे कि जो हमारे सीनियर बॉलर्स थे उनको हुआ क्या। तो शुरुआत स्पिन डिपार्टमेंट से करते हैं पहले। अब यजुवेंद्र चहल के फॉर्म के बात आती है, क्योंकि हम सारे जब बड़े नामों को बाहर करते हैं, यजुवेंद्र चहल तो रेगुलर मेंबर है इंडियन टीम के, अब वो इस टीम में जगह नहीं बना पा रहे। जैसे कि हमने देखा रोहित विराट को ड्रॉप किया हमने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को ड्रॉप किया, वैसे ही यजुवेंद्र चहल पे भी बात करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप दोनों लोग स्पिनर रहे हैं, आप एक चीज बताएं पहले निखिल भाई, आपसे शुरू कर लेते हैं। गड़बड़ क्या हो रही थी यजुवेंद्र चहल के साथ? इतना कप्तान का फेथ, इतना आरसीबी उन पे फेथ करती है, लेकिन सडन जो जिस तरह की पिटाई हुई है इस सीजन में, कैसे आप देखते हैं यजुवेंद्र चहल के परफॉर्मेंस को? देखिए राजीव भाई, खेल में ना बहुत कुछ सीजन पे भी डिपेंड करता है जी। बहुत बारी बैट्समैन का कोई सीजन शांत जाता है, जैसे पृथ्वी शॉ को ले लीजिए, पिछले सीजन शांत गया था, इस सीजन धमाकेदार उनकी बल्लेबाजी रही है। बतौर गेंदबाज भी ऑपोजिशन टीम भी टारगेट करती है कि कौन से गेंदबाजों को
हमने विकेट नहीं देना और किस तरीके से खेलना है, एक गेम प्लान बना के चलते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा फर्क ये भी होता है, युजवेंद्र चहल किस समय गेंदबाजी करने आए और उससे पहले किसने गेंदबाजी की, अगर कोई सेट बैट्समैन बैटिंग कर रहा है कितने समय से वो बैटिंग कर रहा है, किस पिच पे वो बैटिंग कर रहा है। अगर नया बैट्समैन है तो अलग बात है, अगर कहीं पे वो डिफेंड कर रहे हैं और 12 रन 13 रन प्रति ओवर ऑपोजिशन टीम को चाहिए तो वो उस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अब अपनी कला में कहीं ना कहीं कुछ और चीजें ऐड करनी होंगी। बहुत बढ़िया गेंदबाज है, बहुत शातिर दिमाग से है, बट अब जिस तरीके से उनकी गूगली है उस पर उनको थोड़ा सा और काम होगा। हर सीजन आपको कोशिश ये करनी है एक सरप्राइज एलिमेंट बैट्समैन को लेके आए। अब जिस तरीके से राशिद खान का जो एक रोल है टीम में, आग के विकेट चटकाते हैं, लेकिन हर टीम को आप देख लीजिए वो संभल के निकाल देते हैं कि भाई इनके 4 ओवर 24 गेंदों में 24 रन भी आते हैं, विकेट नहीं देंगे। आप उनका विकेट नहीं देते तो बाकी गेंदबाजों को आप टारगेट करते हैं। वही दिक्कत जसप्रीत बुमराह के साथ इस सीजन हुई है। कोई भी बैट्समैन उनको किसी भी टीम का टारगेट नहीं कर रहा होता तो उनके ओवर शांत निकल जाते हैं, बाकी गेंदबाजों को टारगेट किया जाता है। तो मैं मानता हूं बतौर स्पिनर आप अपनी कला में सुधार कर सकते हैं और वो बाउंस बैक करेगा, वो बहुत बढ़िया गेंदबाज है। लेकिन अगर एक सीजन किसी एक गेंदबाज का खराब होता है, कभी दूसरे वाले को भी तो पैसे कमाने का मौका दीजिए। ये आईपीएल है, इंडियन पैसा लीग। लेकिन राजकुमार सर आप कुछ अपनी बात पूरी करें फिर मैं सवाल करता हूँ जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चहल को ना थोड़ा टारगेट भी किया गया, जैसे कि निखिल ने कहा कि जब भी वो गेंदबाजी करने आए तो उन पर अटैक किया गया, क्योंकि सभी जानते हैं कि उनको अगर आपको सेटल नहीं होने देना, ये गेम प्लान रहा पूरे, अगर मैंने जितने भी मैचेस देखे आरसीबी के, अपोजिशन का ये गेम प्लान रहा कि अगर चहल सेटल हो जाते हैं तो वो जरूर 2-3 विकेटें लेते हैं। तो आते ही उनको अटैक किया गया जिससे उन्हें सेटल नहीं होने दिया किसी भी मैच में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है उनकी सक्सेसफुल ना होने का। लेकिन राजकुमार जी मुझे फेल होने का एक रीजन ये लग रहा है कि हवा में थोड़ा धीमा डाल रहे थे, बैट्समैन को टाइम बहुत मिल रहा था, बैकफुट पे उनको बहुत छक्के लगे। अगर आप रवि बिश्नोई की गेंदबाजी को देख लें या राहुल चहर की गेंदबाजी को देखें, वो थोड़ा तेज डाल रहे थे, जिसकी वजह से अगर बॉल थोड़ा छोटा भी हो रहा था, 3/4 भी गिर रहा था, तो टाइम नहीं मिल रहा था कि बैकफुट पे आप बड़े शॉट्स खेल लें। क्या ये इस पे काम करने की जरूरत है? क्योंकि ये सेम यही कमी कुलदीप यादव के साथ हुई और आज वो कहाँ है किसी को पता नहीं है, एक भी मैच खेलने को नहीं मिला उनको आईपीएल में। बिल्कुल राजीव, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि राहुल चहर या रवि बिश्नोई, वो अगर आप देखें वो डिफेंसिव बॉलर्स हैं। यजुवेंद्र चहल एक अटैकिंग बॉलर माने जाते हैं क्योंकि वो फ्लाइट से डालते हैं और एक चांस लेते हैं बैट्समैन को आउट करने का। वो वहां पर उनसे गलती हुई कि गेंद थोड़ा शॉर्ट हुआ है उनसे, अगर वही गेंद वो आगे करते तो शायद विकेटें लेते, जो कि उनका मेन पर्पस होता है, जो विराट कोहली भी उनसे हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। जिस वजह से ही वो उनकी इसी गेंदबाजी की वजह से उन्होंने जडेजा और अश्विन को रिप्लेस किया था इंडियन टीम में, कि वो एक अटैकिंग गेंदबाज थे, फ्लाइट करते थे, बैट्समैन को न्योता देते थे कि आप मारिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार शायद थोड़े से घबरा कर उन्होंने गेंदबाजी की और थोड़ा शॉर्ट हुआ उनसे बॉल। वही गेंदबाजी अगर वो ऊपर करते इसी स्पीड से तो शायद वो ज्यादा विकेट लेते और कामयाब होते। निखिल भाई, ऐसा लग रहा है कि जब से शादी की उन्होंने, बल्लेबाजों को डांस कराना भूल गए, खुद डांस ज्यादा करने लगे हैं। क्या ये भी एक रीजन है? क्यों पहले उनकी गेंदबाजी में हमने देखा स्टंप बल्लेबाज होते थे, बल्लेबाज डांस करता था, उनकी स्पिन होती गेंदों पे। अब वो खुद मैदान के बाहर डांस कर रहे हैं, मैदान के अंदर जो है वो मामला उल्टा हो जा रहा है। राजू भाई, इतने सीजन एक गेंदबाज इतनी सफलता हासिल करके आ रहा हो तो बैट्समैन तैयार होता है और इतनी वीडियो एनालिसिस होती है, सबको पता है कि उनकी क्या ताकत है क्या कमजोरी है। अब आप देख लीजिए, जब भी कोई बैट्समैन उनको मारने भागता है तो उनका एक विकल्प होता है कि ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर फ्लाइटेड गेंद दूर करते थे, वहीं पे बैट्समैन फंसता था। अब सब बैट्समैन 2 हिट मारने के बाद इंतजार करते कि ये वहां डालेंगे, वो छोड़ देते थे गेंद, वो वाइड हो जाती थी। या स्विच हिट मार देते हैं उसपे अगर आपने बाहर डाली थी जी। क्योंकि आप विद स्पिन खेलते हैं, वो तैयार हो जाते थे। तो फिर अगर बैट्समैन आपसे एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रहा है तो बतौर गेंदबाज आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि ये भी घर से गुरु होमवर्क करके आ रहा है तभी ये इतने पिटाई कर रहा है, तो उसको काउंटर अटैक करना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। और थोड़ा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि आपने मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों को मौका नहीं दिया, ईशांत शर्मा को भी कंसीडर नहीं किया है, क्या थोड़ा गुरु हमने तो कंसीडर किया था, उनके खुद के आंकड़े नहीं उनको कंसीडर होने दे रहे। नहीं वही आंकड़े, मतलब क्यों आपको लग रहा है कि ऑफ कलर नजर आए सीजन 14 के जो मैचेस खेले गए 29 मैचों में? मुझे देखिए, भुवी इंजरी से वापस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि भुवी का लेंथ जो है
भुवी की जो हमेशा एक ताकत रहती वो एक लेंथ है। जिस तरीके से दीपक चहर है, उनकी ताकत उनकी लेंथ है, वो आगे गेंद डालते हैं और भरोसे के साथ डालते हैं कि वो गेंद हवा में कोई लहराएगा। जी भुवनेश्वर कुमार थोड़ा सा गेंद को प्रेस करने लग गए, उनकी लेंथ पीछे हो गई है और वो सीम कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी कभी ताकत नहीं थी। आपको याद होगा भुवनेश्वर कुमार जब भी मुकाबले जिताते थे वो हमेशा सामने से ऊपर से बैट्समैन को आउट कराते थे। मौका मिलता था गेंद को थोड़ा हवा में शरारत करने को। तो वो इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, जैसे एक बैट्समैन को थोड़ा सा समय लगता है। मैं मानता हूं कि भुवनेश्वर कुमार कुछ मुकाबले खेलेंगे, वो वापस कॉन्फिडेंस आएगा और उनको उनकी लेंथ मिल जाएगी, फिर उनमें वो कारगर होना, वो असरदार साबित होना फिर से हमें वो देखने को मिलेगा। मैं मानता हूं उनकी लेंथ के कारण उनको विकेट नहीं मिली। राजकुमार सर, शमी के लिए भी यही कह सकते हैं, इंजरी से वापस आ रहे थे इसलिए थोड़े ऑफ कलर थे, बीच बीच में अच्छे इस पे लेग का डाले उन्होंने, लेकिन ओवरऑल आईपीएल सीजन 14 उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। राजीव, वो एक अटैकिंग गेंदबाज हैं और हमेशा से देखा गया कि वो अच्छा विकेट लेकर देते हैं, अच्छा बाउंसर है उनके पास। लेकिन समहाउ क्योंकि इंजरी से वापस आ रहे थे तो अपना एक तो 100% नहीं दे पा रहे थे। थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो इंजरी का था उनके दिमाग में, और साथ साथ थोड़े से इरेटिक रहे। बहुत अच्छे एरियाज में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। काफी हमने देखा, काफी स्ट्राइक किए वो लेग स्टंप पर, फ्लिक के बहुत चौके खाए उन्होंने। तो कहीं न कहीं वो एक मुश्किल थी उनके लिए, और साथ-साथ तो उनके एक बहुत अच्छा पार्टनर भी नहीं था, मुझे लगा कि जो जी दूसरे एंड से प्रेशर भी बनाता। तो कभी भी पंजाब की टीम प्रेशर नहीं बना पाई, और उसमें उसका खामियाजा वैसे ज़िम्मेदारी शमी की थी कि वो प्रेशर बनाने की, लेकिन क्योंकि दूसरे एंड से इन्हें सपोर्ट नहीं मिलता था, जी। तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। तो चलिए फाइनली एक टीम आ चुकी है, हमारे खेल नीति की सिलेक्शन कमेटी ने टीम चुन ली है, और यहाँ पर निखिल भाई और राजकुमार सर ने सर्व सम्मति के साथ यानी कि बिना किसी डिस्प्यूट के ये टीम चुनी है। टीम एक बार आपको बता देते हैं और उसके बाद आप अपनी टीम जरूर हमारे साथ शेयर करें। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन बतौर ओपनर, नंबर 3 पे के राहुल, फिर नंबर 4 पे ऋषभ पंत, नंबर 5 पे सरप्राइज सबको करते हुए सूर्य कुमार यादव। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा इनका नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल दोनों सेलेक्टर्स को दिखा इसलिए उनको टीम में जगह दी गई। संजू सैमसन को नंबर 6 पे रखा गया है ताकि मैच को फिनिश कर सकें। हालांकि आईपीएल सीजन 14 में नंबर 3 पे वो खेल रहे थे। फिर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, फिर हमारे तीनों सीमर्स जिन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की आईपीएल सीजन 14 में, हर्षल पटेल, इसके अलावा आवेश खान और मोहम्मद सिराज, ये है। और 12वें खिलाड़ी के रूप में राहुल चहर को रखा गया है। अब ये एक ऐसी टीम है जहां पर आपको ना तो रोहित शर्मा नजर आ रहा है, ना विराट कोहली नजर आ रहा है, ना जसप्रीत बुमराह, ना मोहम्मद शमी, और ये ओनली बिकॉज ऑफ कि ये जो टीम चुनी गई है सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर चुनी गई है। जो खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया था, जो अपनी अपनी टीमों के लिए मैच खेले, और हो सकता है ये टीम बदल जाए जब अगले 31 मैच खेले जाए, दोबारा सिलेक्शन कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे एक बार। निखिल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ, जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, ये टीम लिख लीजिए खेली थी और उसकी हेडिंग लिख लीजिएगा, जी क्या भविष्य वर्तमान में पड़ेगा भारी अगले ऑप्शन में। और ये चर्चा 31 मैचों के बाद रहेगी जारी इस टीम पर। तो ये क्योंकि चलते थे बहुत टाइम कम बचा है। निखिल भाई जल्दी साहब से दो अगर बेस्ट प्लेयर चुनने हो जिनको नेक्स्ट ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, फटाफट दो नाम लेने हो अगर, या तीन नाम लेने हो। मेरे को लगता है जिस तरीके से सीजन गया है, पृथ्वी शॉ मुझे एक ऐसे खिलाड़ी लगते जी हैं जो क्योंकि वो ऑक्शन में आएंगे, अगर वो रिटेन नहीं होते दिल्ली की तरफ से तो मुझे लगता है उनका एक बहुत वो रहेगा। और कहीं ना कहीं संजू सैमसन मुझे लगता है रिटेन हो जाएंगे जी वहां से। एक कोई फास्ट बॉलर हमेशा ये स्पिनर राहुल चहर को मुझे लगता है अच्छे खासे पैसे मिलेंगे क्योंकि जी उनको रिटेन नहीं किया जाएगा मुंबई इंडियंस द्वारा। तो मुझे लगता है राहुल चहर को भी अच्छे दाम में मिला जाएगा क्योंकि एक जी मैच विनर के रूप में वो सामने उभरते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार सर, दो नाम जिनको अच्छा ऑक्शन में पैसे मिल सकते हैं क्योंकि बड़ा ऑक्शन होगा नेक्स्ट सीजन के लिए। मुझे सबसे ज्यादा तो उम्मीद है पृथ्वी शॉ से। अगर उनको जी रिटेन नहीं किया गया तो वो एक बहुत अच्छे प्राइस में जाएंगे, और मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव वो एक अच्छा पोटेंशियल है, और जी सभी उनकी तरफ देख रहे हैं। अगर उनको रिटेन नहीं किया जाता तो उनपे अच्छे पैसे लगेंगे, और साथ साथ मोहम्मद सिराज, अगर वो रिटेन नहीं होते हैं तो उनको बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका और राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही जबरदस्त टीम आप लोगों ने चुनी है, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसी टीम नजर आए, हिंदुस्तान की युवा टीम, और ये युवा टीम अपनी जान को दिखाए और दिखाए कि ये हिंदुस्तान की टीम में कितना दम है, और खासतौर से T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वहां पर इनमें से कितने खिलाड़ी चुने जाते हैं इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। तो जुड़िए खेल नीति के साथ, रोज हमारे साथ IVM यूट्यूब चैनल पर और IVM फेसबुक पेज पर आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @@, राजीव मिश्र। इसके अलावा आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं IVMpodcast.com पे। इसके अलावा गाना के प्लेटफॉर्म पे आप सुन सकते हैं, और गाना पे अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या IVM के अन्य पॉडकास्ट पर हमारी खेल नीति के हर एपिसोड को आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM